नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो कि कुछ अलग हटकर कार्य कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो आज इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं श्री अरुण कालरा जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उषा जी को नमस्कार। नमस्कार। और उषा की बेला में सबको नमस्कार। उषा उषा जी के कार्यक्रम में सबको नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। मैं आपका परिचय करवाती हूँ। Mr. Arun Kumar Kalra is an eminent actor, writer, and director. He has had his business in medicine for more than 20 years, retail and wholesale, alongside having a passion for theatre. He has been associated with theatre for more than 2 decades. He founded the most iconic group in 90s called Act 1. He was also associated with other theatre groups such as Jan Natyamanch, Sanj Bati, and Dhoomketu. He has also worked in TV films and web series such as October, Badhai Ho, शादी तुम्हारी, बजाएंगे बैंड हम, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ, कानपुरिया, हाउस रेस्ट, रक्षाबंधन, and web series as Rangbaaz, Guilty Minds, आम आदमी फैमिली, फ्लेम्स, and दो तीन पाँच etc. He is also into podcasting with Radio Playback India for last 2 years. So अरुण जी, इतना विशाल काम, इतना बढ़िया काम जो आपने दिखाया, 2 डेकेड से थिएटर में आना और साथ ही में आप फार्मेसी से जुड़े हुए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? आप क्या बचपन से थिएटर में थे और क्या? आप जरा अपने बारे में बताइए, बड़ा ही रोचक मालूम हो रहा है। हाँ उषा जी, एक्चुअली में क्या था कि थिएटर की तरफ और एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट तो शुरू से ही था, बचपन से ही था। और मुझे याद है कि मेरी सबसे पहला जो मेरे को ख्याल आता है वो जब शोले फिल्म रिलीज हुई थी, तो शोले फिल्म के जो गब्बर सिंह के डायलॉग्स थे ना, तब मैं काफी छोटा होता था, बहुत छोटा होता था। तो गब्बर सिंह के डायलॉग्स की ना कैसेट कैसेट आती थी मार्केट में। और वो सारे डायलॉग्स जो थे ना, वो हर गली नुक्कड़ पे बजा करते थे। अच्छा, तो वो गब्बर सिंह की आवाज में तो सबने सुना हुआ था कि कितने आदमी थे, वो मतलब दो तुम तीन, फिर भी खाली हाथ वापस आ गए, और इस तरह से डायलॉग। और वो सबने गब्बर सिंह की आवाज में तो सबने सुने हुए थे। लेकिन एक छोटे बच्चे की आवाज में और उसकी उसकी आवाज में बड़ा मजा आता था लोगों को सुनने में। तो वो मैंने जो वो डायलॉग्स थे ना, वो ना कंठस्थ कर लिए थे। ठीक है। और मैं लोगों को सुनाया करता था। तो पहला जो मेरा मतलब एडुलेशन और प्रेज की तरफ जो वो था, मतलब मेरे को मिला क्ल्यू, वो उसी से मिला कि जब लोग तारीफ किया करते थे, हाँ भाई बहुत अच्छा, फिर मेरी डिमांड होने लगी तो उसको बुला के लाओ कि ये वो सुनाएगा। तो मुझे लगा यार ये कुछ अच्छा ही कर रहा हूँ मैं, और मेरे को अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है। तो ये सब था। तो फिर उसके बाद में जैसा कि हिंदुस्तान में होता है कि यहाँ पे तो मैंने बोला कि मेरा एक्चुअली में इंटरेस्ट था इंग्लिश लिटरेचर करने। लेकिन अच्छा। हम उस वक्त सब घर में यही था कि नहीं, या तो आप डॉक्टर बने और या फिर इंजीनियर बने। बिल्कुल। अभी क्या हुआ कि डॉक्टर बनने लायक नंबर थे नहीं, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा करो कि फार्मासिस्ट बन जाओ। तो उन्होंने तो मेरे इतने नंबर आगे थे कि मेरा फार्मेसी में एडमिशन हो गया। ठीक तो है। मैंने उस वक्त ये फार्मेसी का एक कोर्स पुष्प विहार से ये मैंने पूरा कर लिया। अच्छा, वो था डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके बाद में फिर ये था कि ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। उस वक्त ये भी बहुत जरूरी हो गया था कि भाई चाहे कुछ करो या ना करो, मतलब एक एक इस तरह का कुछ मजाक भी है डिग्री कि ले। हाँ। हाँ डिग्री बहुत जरूरी हो गई है, मतलब कि उसके अंदर डिग्री लेना भी बहुत बहुत जरूरी हो गया। तो वो उन्होंने मेरे को ये देशबंधु कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया। और देशबंधु कॉलेज में भी मेरे को साइंस ही दिलवाया गया। मैंने वहां भी
बोला कि नहीं मेरे को इंग्लिश लिटरेचर दिलवा दो। अच्छा, तो अच्छा। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप ओके। साइंस ही कर लो, तो साइंस कर, हमने कहा ठीक है आप जहाँ भी करा दो, करना तो हमने अपने मन का ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि जहाँ मतलब जो मतलब मजा आएगा जो करने में, वही चीज हम करेंगे। तो तो क्या अभी करने में मजा आएगा? करने में मजा, मतलब मैं बताया आपको कि मेरे को थिएटर और ये थिएटर। एक्टिंग करने एक्टिंग करने में मजा आता था। और एक मैं बड़ी मजेदार बात बताता हूँ हाँ। आपको, पता है क्या, कि मेरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की जो बस है, यू स्पेशल है, वो देशबंधु कॉलेज के सामने से होके गुजरा करती। ओके। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भी मैं उसके गेट के बाहर से जाता था, तो मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा और मैं इस कॉलेज में थिएटर करूंगा। जबकि मेरे को उस वक्त थिएटर का भी एबीसी नहीं पता था, मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था थिएटर, ना मैंने कभी शुरुआत की थी उसकी। लेकिन पता नहीं क्यों एक दिमाग में ना ऐसे इंट्यूशन होता था कि मैं आऊंगा इस कॉलेज में। हम्म। और पता नहीं क्या हुआ कि उसके बाद में मेरा एडमिशन भी यहीं हो गया। और फिर मैंने यहाँ पे कॉलेज में आके, देशबंधु कॉलेज में आके, हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक थिएटर, ये क्या नाम है, कल्चरल एक सोसाइटी बनाई। और पहली बार हमने कल्चरल इवेंट एनुअली जो होते ठीक है। हैं तो वो हमने यहाँ पे कराने शुरू किए। तो उस वक्त क्या करते थे कि हम हर साल एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक ट्रेन टीचर को बुलाते थे। वो हमारी 1 से 1.5 महीना वर्कशॉप लेते थे। और उसके बाद में एक वर्कशॉप ओरिएंटेड एक हम प्ले किया करते थे, जिसके परफॉर्मेंसेज हम कॉलेज के लिए भी करते थे और अपनी पर्सनल ऑडियंस के लिए ऑडिटोरियम बुक करा के अपने पैसों से वो भी किया किया करते थे। तो इस तरह से वो जो चीज थी ना, वो फिर थोड़ी सी ट्रेनिंग और मिल गई। और जैसे जैसे ट्रेनिंग मिली तो लोगों के एक्टर्स के बारे में जानना शुरू किया, एक्टिंग के बारे में जानना शुरू किया, मजा आने लगा उस प्रोसेस के अंदर। और सबसे अच्छी बात ये लगती थी उसके अंदर कि थिएटर के अंदर क्या होता है उषा जी, कि 30 या 35 या 45 दिन का ना जो थिएटर रिहर्सल्स होती है, जिसके अंदर आप अपनी करेक्टर को पॉलिश करते हैं, प्ले को पॉलिश करते हैं, और आपस में जो आपका इंटरेक्शन होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो आपकी दोस्तियां बनती हैं, बॉन्डिंग। जो जो बॉन्डिंग बनती है, और जो आप एक दूसरे के साथ में इतना सब कुछ शेयर करते हैं, क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल, सेम वेवलेंथ पे, सेम आपका जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो वो बड़ा मजा आता था। सबसे ज्यादा मजा मेरे को थिएटर में वो उसी चीज में आता था, ये जो हम रिहर्सल किया करते थे, इतना एंजॉय करते थे हम, इतना एंजॉय करते थे रिहर्सल्स को कि बस पूछिए मत। तो ये शुरू हो गया। उसके बाद में ये कॉलेज से निकलने के बाद हमने 1-2 साल हमने एक सोसाइटी रजिस्टर करा ली थी, जो हमें पता था कि आगे अगर थिएटर करना है तो अपना एक ग्रुप रजिस्टर कराना चाहिए। तो ठीक। हमने एक्ट 1 करके एक ग्रुप रजिस्टर करा लिया। तो 1-2 साल हम कॉलेज से निकलने के बाद भी साहित्य कला परिषद वगैरह में हम्म। हमारा सिलेक्शन हो गया, तो हमने 1-2 नाटक उनके साथ में किए। लेकिन सब अपने कैरियर की तलाश में थे उस वक्त, क्योंकि हमने तो साइंस, किसी ने कॉमर्स, किसी ने आर्ट्स से किया था। अलग अलग। तो अलग अलग से किया था, क्योंकि ये सब थिएटर के बैकग्राउंड हम्म। के लोग नहीं थे, तो सब अपनी अपनी जगह पे चले गए। लेकिन वो जिन लोगों ने वापस आना था, फिर वो वापस भी आ गए उसके अंदर। तो जब ये सब हुआ तो फिर कुछ टाइम के लिए, 1-1.5 साल के लिए हमने कुछ नहीं किया, 1 साल किया। फिर उसके बाद में हमने ये थिएटर वगैरह एक्टिविटी थोड़ी कम कर दी, मतलब ऑलमोस्ट वो हो गई। तो तब क्या हुआ कि उस दौर में एन के शर्मा करके एक डायरेक्टर थे, जो मुंबई उनको पसंद नहीं आया था, वो मुंबई में हम्म। शशिलाल नायर वगैरह कई लोगों के साथ में मतलब असिस्ट करके वो वापस दिल्ली आ गए थे। वो जननाट्य मंच से भी एसोसिएट रहे। और उनका बड़ा एक दिल था कि अब दिल्ली में हम जमकर ना थिएटर किया करें। तो वहां पर उस वक्त में एक ऐसा माहौल था कि उसके अंदर हमारे जो कंटेम्परेरीज, जो लोग थे, जो हमारे पीयर जो ग्रुप था, हम्म। उसके अंदर बड़े बाई चांस बहुत ही मतलब टैलेंटेड लोग थे। जैसे आप देखो, मनोज वाजपेयी भी उस वक्त हमारे उस वक्त आसपास थे। आशीष विद्यार्थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे। पीयूष मिश्रा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे। गजराज राव भी उस वक्त अपना थिएटर अलग अलग ग्रुप्स के साथ में कर रहे थे। तो हम सब लोग बाई चांस एक साथ इकट्ठे होके जुड़ गए। और हमने कहा अब हम नाटक करेंगे। तो ये एक्चुअली में ये उन लोगों ने इस तरह से सोचा। और तब जब वो नाटक एक उन्होंने कुछ तैयार किया, तो उनको पता चला कि जब आप नाटक श्री राम सेंटर या कुछ भी बुक कराते हैं, तो उसके लिए एक आपको रजिस्टर्ड ग्रुप चाहिए। हम्म। तब उन्होंने बाई चांस हमारे से पूछा, और हमारे 1-2 लोग जो उनसे जुड़े हुए थे,
तो उन्होंने बोला कि क्या आप हमारे को अपने ग्रुप का नाम दे सकते हैं? तो उन्होंने बोला ठीक है, आप ले लो। लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा है, अच्छा रहेगा कि आप लोग भी थिएटर करते ट्रू। हो, आप भी हमारे साथ करो, मजा आएगा। हाँ। तो हमने कहा क्यों नहीं। तो हम उस वक्त जहाँ भी, जैसे जो जो लोग जॉब भी कर रहे थे या जो लोग किसी और भी जगह चले गए थे, वो शाम को आकर फिर से मंडी हाउस में मिलने लगे। और हमने वहां पे फिर रेगुलरली लगभग 9-10 साल थिएटर किया। वाह। फिर, हाँ, फिर 9-10 साल थिएटर करने के बाद में जिसको बॉम्बे जाना था बॉम्बे चला गया, और जिसको यहाँ रहना था वो यहाँ रह गया। जैसे कि मैं यहाँ पे रह गया, बाकी कई लोग वहाँ पे बॉम्बे चले गए अपना हम्म। कैरियर बनाने के लिए। तो फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों को ब्रेक मिलता रहा, वैसे वैसे वो आगे चलते रहे। अब जैसे मैं फिर अपने बिजनेस में चला गया, और मैंने काफी साल के बाद में दोबारा रीज्वाइन किया, उन लोगों को जाके मिला बॉम्बे में जाके। अच्छा। तो उन लोगों से फिर दोबारा से कनेक्ट कनेक्ट किया मैंने, इस तरह से ये कुछ रहा ये मामला। बहुत सही, बहुत सही। और आप जब कह रहे थे ना, तो मुझे अपने छोटे बेटे की याद आ रही थी, कैसे वो भी मतलब कॉलेज ज्वाइन करना था उसको हंसराज। मम्मी, मैं ऐसा पढ़ाई करूंगा कि मुझे एडमिशन मिल जाए हंसराज में, हाँ, किसी तरह, चाहे हाँ, मुझे इंग्लिश ऑनर्स क्यों ना लेना पड़े। मैंने कहा फिर हाँ। क्या करोगे? इंग्लिश ऑनर्स लेकर हम्म, क्लास थोड़ी सी अटेंड करूंगा, क्योंकि मुझे बाहर नुक्कड़ नाटक करना है। हम्म। मतलब 3 साल उसने सिर्फ और सिर्फ यही किया है, नुक्कड़ नाटक। और ओ। दौड़ दौड़ के यहाँ, दौड़ दौड़ के वहां, अपने ट्रुप को ले, वो डायरेक्टर बन गया था लास्ट ईयर में आके। इधर ले जाना, 100 से ऊपर उसने प्रोडक्शन, वही सेम चीज, 100 जगह पूरे देश में घूमना वो। तो आपको क्या लगता है अरुण जी, ऐसी क्या बात है थिएटर में, ऐसी क्या बात है एक्टिंग में, कि मतलब कि एक बार जो इसका टेस्ट कर लेता है ना, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता? क्या आ, पर्सनालिटी क्या डेवलप होती है बच्चों की, जरा बताएंगे, इसका कितना पावर है इसमें? हम्म। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे आपने छोटे बेटे की स्ट्रीट थिएटर की बात करी, तो एक छोटी सी बात स्ट्रीट थिएटर की भी बताता हूँ। तो जब मैंने कॉलेज से निकला था, तो उस वक्त में हमारे कॉलेज में एक ग्रुप परफॉर्म करने आया था स्ट्रीट थिएटर। तो वो उस वक्त उस ग्रुप का नाम था जननाट्य मंच, हम्म। और उसके मुखिया थे सफदर हाशमी। हम्म। और वो नाटक हम सब लोगों ने देखा, और वो नाटक देखकर हमें इतना अच्छा लगा, और इतना इतना प्रभावी वो नाटक था, कि एक तो वो नाटक भी था, एंटरटेनिंग भी था, और दूसरे वो कुछ मुद्दे की भी बात बोल रहे थे। यस। तो मेरे को लगा कि यार ये तो अच्छा है। तो हम में से कई लोग ना जननाट्य मंच चले गए, और हमने जननाट्य मंच ज्वाइन कर लिया। और काफी टाइम तक हमने, कम से कम 1.5-2 साल तक हमने स्ट्रीट थिएटर किया, जमकर स्ट्रीट थिएटर किया। और जो सफदर हाशमी थे, जिनकी नाटक करते करते ही हाँ। शहादत हुई, उनका हम्म। नाटक के दौरान ही किसी ने उनको हम्म। मार दिया। कुछ हम्म। एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते थे कि इस तरह की प्रोग्रेसिव चीज हो। तो आ, वो बहुत ब्रेव थे, बहुत ज्यादा ब्रेव थे। बिल्कुल। और वो कहीं भी जाके नाटक किया करते थे। तो हल्ला बोल उनका नाटक था ना, हल्ला हल्ला बोल, बोल, हल्ला बोल। हाँ, उसी तो में वो। उस हल्ला बोल नाटक का मैं भी एक पार्ट था। अच्छा। और हाँ, और उसमें क्या हुआ कि वो नाटक के अंदर दो कास्ट बनी थी। जो जैसे पहले 15 दिन एक कास्ट परफॉर्म करेगी, दूसरे 15 दिन दूसरी कास्ट परफॉर्म करेगी। तो हमारा जो शेड्यूल था वो खत्म हो चुका था। अब दूसरी कास्ट वहां गई, और हम हमारे पास क्योंकि फ्री टाइम था, तो हमने उसको, हमारा साहित्य कला परिषद से एक्ट 1 का एक नाटक हम कर रहे थे, पगला घोड़ा। तो हम हम्म। उसकी रिहर्सल में लगे हुए थे। तो तभी ये अनफॉर्चुनेट न्यूज आई कि हम्म। ऐसे ऐसे सफदर हाशमी साहब का वहाँ पे किसी ने उनको अटैक कर दिया है, और उनका हम्म। उनका इस तरह से मर्डर हो गया है। तो हम्म। वो ये सब, लेकिन हमारी जिंदगी पर आज तक उसका जो इन्फ्लुएंस है वो जाता नहीं है। क्योंकि वो एक ऐसी वल्नरेबल एज होती है हम्म। जब आदमी आप सीखता है। तो हम्म। वो उनकी ब्रेवरी, वो उनका विजन, वो मतलब उनके ख्यालात, और वो उनका कॉमन मासेस के लिए कंसर्न, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं, चाहे 1% के लेवल पे ही हम्म। हमारे अंदर आई, लेकिन वो आज तक हमारे अंदर वो मतलब रह गई। भर गई, रह हाँ। गई। हाँ। और वो जो भी मैं करता हूँ, या जो भी हमारे साथ के जो भी मेरे दोस्त या ऐसे कुछ करते हैं, हम्म। तो उसके अंदर उसकी छाप जरूर होती है कि ये जो जो भी चीज कर रहे हैं, इसका कम से कम ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस को थिंकिंग पे मजबूर करे कि क्या चीज हमारे आसपास चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हम कहने को ऑडियंस को वो बिल्कुल। करे। तो एक यही पावर है।
आप जानती हैं कि थिएटर जो है वो सबसे पहला मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, हम्म। कि जब आदमी ने एक आदमी से दूसरे आदमी से कुछ कम्युनिकेट हम्म। करने की कोशिश करी। अभी भी आप देखो कि स्टेज के ऊपर जब मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे बिल्कुल एकदम सामने ही दूसरा आदमी सुन रहा है, और वो जब उस चीज को फील। ग्रैस्प, हाँ, फील करके ग्रैस्प करके आपको रिएक्शन देता है, ताली बजाता है, या फिर मतलब उसकी आंखों में आप आंसू देखते हो या लाफ्टर देखते हो, तो आप इतना मतलब आपको ऐसी एनर्जी मिलती है और आप ऐसा पावरफुल, और आपको ऐसा रोमांच, गूज बम्स होते हैं कि वो वाली जो फीलिंग्स है ना, वो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, बिल्कुल कभी भी डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। तो वो ऐसे किसी किसी मतलब इस तरह के थिएटर के कई महान लोगों ने भी कहा है कि वो जो मोमेंट्स जो होते हैं ना, चाहे वो थिएटर एक्टर्स का एक लॉन्ग रन में या कुछ मतलब बड़े समय तक वो नाम ना रहे, लेकिन जो उस मोमेंट पे उन्होंने वो चीज जी। अचीव की होती है, जी होती है, हाँ, वो उनके साथ रहती है, और उसको सिर्फ वही समझ सकता है जो फील। जिसको इस लाइन का जिसको मजा आता हो, जो जो इस लाइन का बंदा हो। बिल्कुल। तो ये जैसे एक मोस्ट हाँ, पावरफुल चीज। जैसे मैं भी जैसे स्टोरी टेलिंग जब करती हूँ तो परफॉर्मेंस स्टोरी टेलिंग में मैं भी परफॉर्म जब करती हूँ और मैं देखती हूँ बच्चे मुड़ ऐसे सब मुंह खोल के और ऐसे दुख है तो दुख दिख रहा है उनके चेहरे पर, है ना, मुस्कान तो मुस्कान, हंसी है तो हंसी। तो वो एक अलग फीलिंग है टोटली, और वंस यू टेस्ट दैट देन नथिंग कमिंग बैक नाउ, नॉट कमिंग और बैक एट ऑल। एक बात और जी। कहना चाहूंगा उषा जी, मेरे को ना बहुत ऐसे कई लोग मतलब बहुत मिलते हैं, हाँ। इनसे मैं ना बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ। जैसे मैं आपसे मिला तो आपका जो फोकस है, और आपका जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, और आपकी जो पूरी की पूरी जो पैशन और एनर्जी दिखाई देती है ना, वो आपको ना दोबारा से रिचार्ज कर देती है। यस। कि कोई आदमी इतना पैशनेट, अभी इतना काम करने के बाद भी इतने पैशनेटली दोबारा से हर मोमेंट पे उतने ही चार्ज के साथ में कह सकता है, तो मेरे को बड़ा बहुत बहुत अच्छा थैंक लगता यू। है। और मैंने आपको फेसबुक के में भी फॉलो करता हूँ, जी। जी। और आप जिस तरह से पहेलियां पूछते हैं, या जी। आप जिस तरह से इंस्पायरेशनल बातें बताते हैं, कहानियां सुनाते हैं, तो बहुत बहुत ही ज्यादा मेरे को वो अच्छा लगता है। और मैंने कई वीडियोस आपके सेव कर रखे हैं कि अच्छा। जब फुर्सत में बैठ के आराम से मैं देखूंगा और ओ। अपने बच्चों को भी दिखाऊंगा हाँ। कि इस तरह से देखो, ये मतलब मतलब वही बात है ना कि इस तरह का काम बहुत कम लोग कर रहे हैं। देखो, प्योर एंटरटेनमेंट बहुत आई लोग नो। दे रहे हैं, आई नो। लेकिन 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 उसके साथ में आप एजुकेट भी कर रहे हो, अच्छी बातें भी बता रहे हो, जो लाइफ स्किल्स भी सिखा रहे हो, विच इज अ मतलब वेरी मतलब बहुत ही ग्रेट थिंग है, एंड उसके लिए सैल्यूट टू। अरे थैंक यू सो मच, आपके मुंह से अपनी इतनी बढ़ाई सुन लेना मेरे से तो बैठा नहीं जा रहा है इस वक्त। अपने आप को संभाल करके देखो, अरुण जी कहते हैं। तो अरुण जी, जहाँ पर ऐसी बात आई है तो मैं ना दर्शकों से कुछ शेयर करना चाहूंगी आपकी चीजें, क्योंकि आपने फेसबुक की बात की तो मैं जरूर आपकी फेसबुक को भी खंगालती हूँ। और इतना मजा आता है, मैं क्या बताऊँ, इतना पन इतना कैसे आप लाते हो इमिजिएट ऐसे। तो हम जरा शेयर करते हैं। तो अरुण जी के फेसबुक पर जब आप जाएंगे तो इस तरह की बातें छोटी छोटी छोटी, आपको चुटकुले लगे जो लगे वो आपके ऊपर है। देखिए, एक इन्होंने अभी अभी लिखा था थोड़े दिन पहले, व्हाट डू यू कॉल अ सिस्टर हु नोज टू मच? Yes, he has written Infosys. The spelling is INFOSIS, है ना? तो सिस वो वाला हटा के सिस कर दिया। तो राखी पर तो बेहतरीन था ये। अब एक इन्होंने लिखा है ऐसा, इतना इंटरेस्टिंग है, नाकाम इश्क बेहतरीन शायरी करता है, गजल गाता है, पहाड़ों में घूमता है, उम्दा शराब पीता है, और मुकम्मल इश्क सब्जी के साथ मुफ्त में दुनिया कैसे मिले, आते हुए ब्रेड का पैकेट ले आना, और आज दाल में नमक ज्यादा है कि फेर में दम तोड़ देता है। तो आपने तो शादीशुदा व्यक्ति की ऐसी हालत कर दी। और इन्होंने एक अच्छा लिखा है, प्यार की अपनी कोई भाषा नहीं होती, शहर में इसे अफेयर और गांव में इसे लफड़ा कहते हैं। तो अरुण जी, एक बात बताइए कि इतना ज्यादा किस तरह से सोचते हो, फास्ट फास्ट एकदम और मस्त एकदम टू द पॉइंट। हाँ, ये इसके बारे में मैं ये बताऊंगा उषा जी। एक एक तो पहली बात तो ये है कि ये जो जब से ये सोशल मीडिया इंटरनेट की एज आई है ना,
तो इसमें दो बातें हुई हैं। एक तो हम सारे के सारे ग्लोबल सिटीजन हो चुके हैं, मतलब हमारी जो इंफॉर्मेशन का लेवल बिल्कुल है वो जी, सबका पहुंच एक जाता है, बराबर है। हाँ जिनके पास एक्सेस है, जी। जिनके पास एक्सेस नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन जिनके पास मिडिल क्लास या उससे थोड़े से ऊपर, तो काफी और एक्सेस आ गया। हालांकि अभी क्या है कि जो नीचे भी क्लास के लोग हैं, जो थोड़े गरीब लोग भी हैं, उनके पास भी बहुत सारा एक्सेस आ गया है। तो इसके अंदर दूसरी बात ये हुई है कि डेमोक्रेटाइजेशन हम्म, ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हो गया है। तो इसके अंदर ना अब कोई भी चीज मेरी बपोती नहीं रही है, कि कॉमेडी मेरी बपोती सही है बात है। या एजुकेशन आपकी बपोती है। अब अभी क्या है कि जो जो आदमी जो सीखना चाहे, जो लेना चाहे, इंटरनेट के ऊपर जिसने जो माल डाल दिया, वो अब इट इज फ्री फॉर पब्लिक कंजम्पशन। अब यस। उसमें से आपको चूज करना है। अच्छा, अभी क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं सोशल मीडिया से पढ़ के इंस्पायर होता हूँ, कि हाँ यार ये इसने इस तरह से लिखा हाँ है, तो ये आज की सिचुएशन में ये इस तरह से कैसा रहेगा। हाँ इसलिए कई चीजें मेरी बिल्कुल ऐसे मतलब कि 100% ओरिजिनल नहीं भी हाँ। होती हैं। कई चीजें मैं उसको शेयर भी करता हूँ उसको सोशल मीडिया के ऊपर। हम्म। लेकिन मेरा ये एक इस तरफ जो टिल्ट बना, उसके लिए मैं एक बात बताता हूँ कि हुआ क्या, कि आज से कुछ साल पहले IBN 7 जो एक टीवी चैनल है, उसके ऊपर एक लेट नाइट पॉलिटिकल सटायर ह्यूमर का शो आता था। उसका नाम था 2G। तो 2G के अंदर क्या करते थे कि 2G के अंदर हम जो भी कॉन्टेम्परेरी जो जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, उसका हम सटायर ह्यूमर बना के उसको हम किया करते थे। जैसे कोई भी न्यूज ब्रेक हुई, उसको हम वो करेंगे कि जैसे अभी टमाटर के दाम बहुत बढ़ गए, तो उसके अंदर हम सोचेंगे कि यार अब इसका ऐसा क्या ट्विस्ट लाएं कि लोगों बनाएगा। को समझ भी आए कि बढ़ गए और मजा भी आए उसको हाँ सुनने के लिए। तो अब इस तरह से कुछ कर दिया कि भाई, सब्जी मंडी में एंटर करने से पहले आप पैन कार्ड जरूर अपने जेब में डाल लीजिएगा, क्योंकि बिना पैन कार्ड के अब आजकल वो एंट्री नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो टमाटर के हम्म। दाम ही इतने बढ़ गए कि उसके लिए आपको पैन कार्ड दिखाना ही पड़ेगा कि भाई इस इतनी इस महंगी तरह चीज कैसे ले इतनी रहे हैं, इतनी महंगी हाँ चीज कैसे ले रहे हैं। हाँ। तो ऐसे ही एक था कि भाई अब प्याज के दाम बड़े, तो एक सेठ साहब थे, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी को फोन कर दिया कि भाई मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। उन्होंने बोला किस लिए चाहिए, कि आपको किधर जाना। बोला नहीं, मेरे को ज्यादा दूर नहीं जाना, सब्जी मंडी तक ही जाना है, क्योंकि मेरे को आज प्याज लाने हैं। तो हाँ तो मतलब इस इतनी तरह महंगी है वो, तो से, डायमंड से भी बड़ी महंगी हो हाँ, गई, तो इट विल बी रियली टेकन केयर कि कोई कौन ले ना जाए। कोई ले ना जाए। तो ऐसे ऐसे करके ना, तो मतलब ये कोई भी चीज हो, तो हम उसके ऊपर कुछ भी ऐसा हम ह्यूमर उसके अंदर करके पंचेस बनाया करते थे। तो अब उससे उससे क्या हो गया कि मैं बहुत सारा न्यूज पढ़ने लग गया। हर तरह की न्यूज, जहां भी न्यूज है, इसके अंदर क्या ह्यूमर हो सकता है, इसके अंदर क्या ह्यूमर हो सकता है, और इसके अंदर क्या हम बात कह सकते हैं। और उसके अंदर हम एक और चीज किया करते थे कि जैसे कोई पॉलिटिकल फिगर है, या कोई फिल्म स्टार है, या कोई भी सेलिब्रिटी है, अब उस वो आया एकदम से, जैसे उसका कुछ न्यूज आ गई और वो उसमें आ गया, फोकस में आ गया। हम्म, तो उसके ऊपर हम एक फेक इंटरव्यू किया करते थे। अच्छा एक एक्टर थे गोपाल, वो मुंबई में रहते थे, काफी पिक्चरों में भी आए हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। तो वो वेरियस कैरेक्टर्स करते थे, और यहाँ पे स्टूडियो में हम जो स्क्रिप्ट लिखा करते थे, उस पर दो एंकर्स होते थे, एक ओबी टिमरी थे और एक नावेद, जो आजकल रेडियो जी। उसमें करते हैं, रेडियो मुर्गा वगैरह ये सब चीज करते हैं नावेद। तो ये सब उनसे क्वेश्चन किया करते थे। तो वो उसकी जो एक एक तरह की फनी स्क्रिप्ट थी, वो लिखा करते थे। तो वो करते करते ना एक पैशन बन गया, और एक थोड़ा सा ये जो है हमारी जो ये था टैलेंट, त्वरित वो थोड़ी त्वरित थोड़ी, त्वरित बुद्धि जो है और ज्यादा हाँ, तेज हो गई है ना, वो तेज हो गई, हाँ हाँ, शार्प हो गई। हाँ। और ये करने लगा। और एक और चीज ये थी कि मैं मतलब मेरे को ना, जब मैं कॉलेज में भी थिएटर किया करता था, तो आई वॉज वेरी गुड एट इम्प्रोवाइजेशन। तो कोई भी चीज को मैं थिएटर के अंदर या कभी भी स्टेज पे भी करता था ना, तो मेरे दिमाग में एकदम आया, तो मैं उसी वक्त उसको इम्प्रोवाइज करने का मेरे पे मैं कर दिया करता था। तो उससे इमीडिएट ना, मेरा जैसे पब्लिक का रिस्पॉन्स आता है, और एकदम हंस से पड़ते जैसे हैं, हंस पड़ते हैं, एकदम से कोई हाँ चीज ऐसा होता है कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की होती कि ये इतनी ज्यादा नई चीज के ऊपर भी वो कर देगा। तो वो जी। इस तरह से करते करते, वो धीरे धीरे, वो आप जिस तरह से अपने आप को वो करो, यस तो यस, मुझे लगता है कि जब हम उस चीज में डाल दिए जाते हैं ना, चलिए, तो फिर और तो दिमाग चलने लगता है। चलने दैट्स वेरी लगता है। जी गुड, जी दैट्स जी वेरी जी गुड। जी जी। तो अरुण जी एक बात बताइए, आपने इतना थिएटर किया और बिजनेस भी किया, और आपने हमेशा यही कहा है कि मुझे थिएटर जो है वो इतना पसंद आया कि बिजनेस के पल मुझे याद नहीं रहते, लेकिन थिएटर हाँ, का एक एक पल, उसके बारे में बताइए, कितनी मजेदार है ये चीज, ये फीलिंग।
मैं कह रहा हूँ कि मैंने 20-25 साल के करीब तकरीबन बिजनेस किया, और कुछ साल में, जितने साल भी मैंने थिएटर किया। तो आज की तारीख में जब भाई आपकी पुरानी जिंदगी बीती है जो, तो उसमें से कुछ तो आपको याद रहेगा ना। तो मेरे को 20 या 25 साल में जब भी मैं, जितने साल भी मैंने बिजनेस किया है, उसका मेरे को ना एक भी दिन याद नहीं आता कि मैं क्या क्या किया था, मैंने क्या नहीं किया था, क्या कैसे मैं जाता था, कैसे आता था, क्या मुश्किल हुआ करती थी। हाँ वो कुछ भी नहीं याद आता, और क्योंकि हाँ, वो मेरे को ऊपर से करना था। नहीं था। हाँ, हाँ, वो वो मेरे को ऊपर से, करना नहीं हाँ था। और हाँ। और दूसरा, जब मैं करता था तो जब मैं वहां पे बैठा होता था ना अपने काउंटर के ऊपर, या फ्री टाइम में, तो मेरे को यही याद आता था, यार मैं थिएटर ऐसे किया करता था। उस दिन हमने ओ, वहां परफॉर्म किया था, और हम यहाँ पे गए थे, भोपाल गए थे, कलकत्ता गए थे, हम यहाँ जाके हमने ये किया था। तो अभी मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, तो मैं भी, हो सकता है कि मैं ये करूं। तो मैं अपने पुराने रोल्स के बारे में सोचा करता था कि उनको मैं किस तरह से और बेहतर करता। बताओ, अगर अगर हाँ। अगर मैं उसको आज करता हूँ। तो एक और मजेदार बात ये बताऊंगा कि सारे लोग मुझे कह रहे थे कि बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचो, थ्योरीज बताया करते थे कि इसको ग्रो करना है, ऐसे करना है। अब ऐसे अभी आप एलोपैथिक का बिजनेस कर रहे हो, मेडिसिन का, इसके साथ में आयुर्वेदिक भी रखो, अच्छा होम्योपैथिक भी रखो, अच्छा, हाँ। डॉक्टर्स को भी आप अपने साथ में इन्वॉल्व कर लो, बिठा लो यहाँ पे। और वो जितना बताते थे, और मैं सोचता था कि मैं कम कैसे करूं इसको, कि मैं भागूं यहाँ। वाइंड अप करो, भागो, मेरे को थिएटर मैं बुला रहा हाँ, है। हाँ, मेरे को थिएटर बुला रहा है, मेरे को आगे ये सब काम करना है। मैं ये तब कहाँ तक फंस फंसा, गया हूँ। मैं तो फंसा हुआ आए हूँ। रे। अब वो घर गृहस्थी के चक्कर में और रोजी रोटी के चक्कर में मैं फंसा हुआ हूँ। मैं अगर इसको और ज्यादा बढ़ा दूंगा तो चला मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा उसको वाइंड अप करना। तो मैं मेरी हमेशा कोशिश रहती थी कि उसको कम से कम, ये सब बहुत चलता रहा। क्यूट है ये बात ना, एकदम हाँ, मन की बात है ये, असल में हाँ, यही सही बात है कि ब्रेड अर्निंग जो है एक मजबूरी हो जाती है जिसके लिए वी हैव टू डू इट। पर उसी वही क्षण होते हैं जो आपको वहां लगाने होते हैं, वो इतना पैसा नहीं दे रहा होता तो आपको ये करना पड़ता है परिवार चलाने के लिए। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जो 20 साल पहले, 25 साल पहले किए और आज जो स्थिति है, इतना ओटीटी, नेटफ्लिक्स, ये सब इतनी सारी चीजें हैं, पॉडकास्टिंग, ये वो बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, नहीं, एडवर्टीजमेंट्स, तो आपको क्या लगता है कि स्थिति बदली हुई है, फाइनेंसेस में थोड़ा बेटर है, कि कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे कहते हैं मुझे थिएटर, आपकी तरह है वो एकदम पैशनेट थिएटर के लिए, बट पेरेंट्स अगेन दे आर होल्डिंग देम बैक, नो गो टू दिस बिजनेस, व्हाट डू यू से अबाउट देम, दोज हु आर रियली पैशनेट एंड वांट टू गो फॉर नॉट ओनली थिएटर बट एक्टिंग एंड फिल्म्स एंड ऑल, पागल हो रखे हैं कई बच्चे, उनके लिए क्या किया जाए? हाँ, जो बदलाव की बात कर रहे हैं ना उषा जी, उसके अंदर मैं ये तो बताऊंगा कि अब बदलाव तो काफी आया है। क्योंकि हमारे टाइम पे जब, पता है क्या हुआ था, कि जब पार्टीशन हुआ था, तो जो हमारे पेरेंट्स थे, जैसे मेरे पेरेंट्स हाँ, पाकिस्तान से आए थे यहाँ पर, तो वो उस वक्त में उनके पास में स्ट्रगल थी रोजी रोटी की, बिल्कुल सही बात। खुद अपने घर को बनाने की, और उस वक्त उनके पास में फाइनर थिंग्स ऑफ लाइफ, एस्थेटिक्स के बारे में सोचने की आई टाइम नहीं था, अंडरस्टैंड, हाँ। फुर्सत नहीं थी। तो उनके उनके लिए वही सब कुछ था कि भाई हमने इतनी मुश्किलें झेली है, कम से कम हमारे बच्चे का फ्यूचर से सिक्योर हो। तो उनके उनके दिमाग में सिर्फ वही आता था। तो मतलब वो अपनी तरफ से पेरेंटिंग अपनी उस तरह से किया करते थे, जो उनकी उस वक्त सोच थी। अच्छा, उसके बाद में जैसे कि आपने ये डिस्कस करा कि लिबरलाइजेशन आया, फिर उसके बाद में इंटरनेट क्रांति आई। जी, तो इसके अंदर से कितने सारे ऑप्शन सब लोगों के पास में आ गए। हाँ, तो अब पेरेंट्स को भी ये समझ में आ गया है कि कितनी सारी ऑप्शंस हो गई है। जैसे कि अभी आप देखो, जब मेरी डॉटर ने एडमिशन लेना था कॉलेज के अंदर, तो आप हैरान हो गए कि उस वक्त में हमारे टाइम पे साइंस के लिए मारामारी होती थी, और अब आर्ट्स के लिए मारामारी हो यस रही है। यस यस, अभी अभी ह्यूमैनिटीज में बहुत लोग हैं अब बच्चे। ह्यूमैनिटीज में उसने साइकोलॉजी लिया, हाँ, तो साइकोलॉजी के अंदर परसेंटेज सबसे हाई, बिल्कुल। 98%, 97%, इतना 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 हाई परसेंटेज आर्ट्स के लिए जा रहा है। यस, आर्ट्स की सीटें पहले ऐसे प्लेटर मिलती पे रख थी, के दी जाती थी कि हाँ, ले लीजिए, आर्ट्स बिल्कुल। ले लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए। तो अभी क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारा ये सब आपके पास में ऑप्शंस आ गई, कि और अब पेरेंट्स भी ज्यादा सेंसिटिव हो गए, उन्होंने भी दुनिया देख ली, उन्होंने हम्म, भी ये आजादी के बाद में जो अपना जीवन था
उसके अंदर थोड़े सिक्योर हो गए और उनको पता चल गया कि हाँ ये सब चीज है, और उनको भी पता चल गया कि बच्चों को कैसी काउंसलिंग करनी है, पेरेंटिंग करनी है। दे वर इन ए बेटर पोजीशन देन यस, आवर पेरेंट्स। तो यस, उन्होंने उस हिसाब से, जैसे हम भी अपने बच्चों को अपने हिसाब से वो कर रहे हैं कि हमारे को जो चीजें नहीं मिली वो हम अपने बच्चों को दे, या जी, जो हमारे को जिस सोच ने रोका उस सोच से हम अपने बच्चों को ना रोके। तो बेसिकली मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा सभी पेरेंट्स से कि, और सभी बच्चों से भी, कि सबसे पहली बात बस यही है कि थ्रू आउट, जब ये जरूरी नहीं है कि आपको 12th में पता चले या 10th में पता चले या मतलब ग्रेजुएशन के लेवल पे पता चले, लेकिन जब भी पता चले कि आपका इनर कॉलिंग क्या है, आप चाहते क्या है, कि आप आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते हैं। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं कि उषा जी, कल कल से आपको स्टोरी नहीं सुनानी है, बस आप 3 दिन का उपवास नमस्ते। रख लीजिए। उप, आप आप मेरे रह को नहीं कहेंगे पाऊंगी ये मेरा फिर। दुश्मन है, ये मेरे को ऐसी सलाह दे रहा है, तो सही वो बात। वो 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 चीज है ना कि अब आप और स्टोरी जो है ना वो एम्बेड हो गए एक दूसरे के अंदर इतना बिल्कुल, ज्यादा कि आप बिल्कुल। उसको नहीं छोड़ सकते। तो ये जो आपकी जो ये जो आपका जो इनर जो वो है ना, इसको मैं हर एक चीज को ये बोलता हूँ कि तत्व जो है उसका, आदमी किस लिए जी रहा है, हाँ। वो अगर सबको एक तरह से कोशिश करें कि हमारे को वो मिल जाए, तो ये संजीव जी कह रहे हैं, संजीव जी कह रहे हैं हड़ताल हो जाएगी अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप कहानी ना जी नहीं पाएंगे। क्योंकि स्कूल में जब थी तो भी मैंने कहानियां तो हमेशा ही सुनाई हैं, है ना। हाँ उसके बाद परफॉर्मेंस में चली गई, और अब तो जैसे मैंने बताया स्टेज का जो टेस्ट होता है, हाँ। when you see people live and they just smile and cry, and that thing once you have tasted, you can't escape. तो बेसिकली मैं वही बताना चाह रहा था कि उसके अंदर अगर आप बच्चे का वो सब समझ लेना कि उसको किस एरिया में जाना चाह रहा है, और उसको उसी में जाने दें, और उसको सपोर्ट करें उसके अंदर, तो आप ये देखेंगे कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मतलब वो उसमें कर लेगा। और और आजकल क्या हो गया ना कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी बड़े सारे खुल गए जो हम्म, कि आपको हर चीज में ट्रेन कर रहे हैं। हम्म। और अगर कोई इंस्टीट्यूट नहीं भी है तो यूट्यूब से बड़ा इंस्टीट्यूट कोई नहीं है। कोई नहीं है। Yes. यूट्यूब आपकी लाइफ चेंज कर सकता है आज के तारीख में। आप उसको कब मोनेटाइज कर दे और कब सही बात। फेसबुक की तरह वो लालची हो जाए या ट्विटर की तरह वो लालची हो जाए, तो वो कब कह नहीं सकते कि भाई पैसे लगाने शुरू कर दे कि आपको ये वीडियो देखना है। अभी हाँ, तो वो वहां पे सारी फ्री चीजों है। का, सब चीजों के नुस्खे बताए जाते हैं। आप गिटार बजाना सीखना सही चाहते हैं, बात। बांसुरी बजाना सीखना चाहते हैं, एक्टिंग करना सीखना चाहते हैं, ताला खोलना सीखना चाहते हैं, ताला तोड़ना सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो सब ट्यूटोरियल्स वहां पर मौजूद। तो आपको बस आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप देखो आजकल बच्चे यूट्यूब से इतना सीख रहे हैं। मेरी डॉटर ने बहुत सारे ये जो कैसियो वगैरह बजाना जो है ना, बहुत सारा धुनें उसने वहीं से सीख ली। कि और वो हम्म, मैं हैरान होता हूँ कि उसके लिए पहले हम देखा करते थे कि कोई ट्रेन टीचर आए और वो ऐसा करे, लेकिन अब आजकल ये फर्क तो आया है इसके अंदर। और वही है कि बेसिकली पेरेंट्स और बच्चे अगर आपस में एक दूसरे को मतलब जान पाए और एक दूसरे के साथ में मतलब मिलकर चल सके। और इसके अंदर मैं टीचर्स की भी भूमिका मानता हूँ। हम्म, टीचर्स ना अपने प्रोफेशन को टीचिंग की तरह थोड़ा सा ना लें, क्योंकि हाँ, टीचर से बड़ा गाइड कोई नहीं हो सकता है। अगर 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 बाई चांस टीचर आपको मतलब वो, क्योंकि प्रोफेशनल गाइडेंस तो टीचर्स दे रहे हैं ना, तो अगर वो टीचर्स बच्चे को मतलब यस, स्टूडेंट की आई तरह या अंडरस्टैंड आप जो केस कह रहे हैं। हाँ केस की तरह ना देखे, उसको 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 एक ऐसी मिट्टी की तरह देखे जिसको वो मोल्ड कर सकते हैं, तो वो जरूर करें और उनको मतलब अपना प्यार दें। और क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा ऐसे मतलब इतने भोले होते हैं और इतने हाँ, प्यारे होते हैं कि वो सही बात। मतलब आपको हमेशा जिंदगी भर थैंकफुल रहेंगे आपके। हाँ, और हम्म, इसमें ना टीचर्स का रोल इसलिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि टीचर्स भी कई बार पता ही नहीं उनको किसकी शक्ति क्या है, क्या पावर है। एक बच्चा चाहे थिएटर आगे जाके ये करे ना करे, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में जो चेंज आता है, वो अगर टीचर समझती है ना इस चीज को, तो वो और इजीली पेरेंट्स को बोल सकते कि यार यू सेंड हर टू हिम और हर टू दैट फील्ड। पर वो टीचर्स ही अगर नहीं जानते, इसको टेस्ट नहीं किए हैं, तो दे विल नॉट से नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई पैसा नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा। और मुझे लगता है अगर मेहनती है आदमी तो उसमें भी अच्छा कर जाएगा, बिल्कुल। है ना।
तो बिल्कुल। आपको लगता है कि इसमें इस फील्ड में मतलब इनकी कमाई ठीक हो सकती है? क्योंकि कई पेरेंट्स इस वक्त कहते हैं मैम कमाई तो होगी नहीं तो हम क्या करें उसका। तो हाँ, मैं एक एक बात पहले हम्म, छोटी सी एक इस हाँ पिछली बताएं। वाली बात के कंसर्न में बताता हूँ कि ये पावरफुल कितना है ये हाँ हाँ काउंसलिंग और हाँ टीचिंग और थिएटर। हाँ, हाँ एक बार मैंने बच्चों के साथ में थिएटर किया था गुड़गांव के एक स्कूल में। जी। तो उसके अंदर दो बच्चे थे। एक बच्चा जो स्टैमर किया करता था, हकलाता था, और एक बच्चा जो था वो हर बात पे झूठ बोलता था, वो चाहे कुछ भी बात हो। वो मतलब मेरा आज हाथ टूट गया और मैं इसलिए नहीं आ पाऊंगा सर, और ना इस तरह की, मतलब अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था क्योंकि हमें तो पता नहीं, हम उतना उससे तो जानते नहीं, हम तो वहाँ थिएटर सिखाने के लिए 1.5-2 महीने के लिए गए थे। तो लेकिन वो बच्चे हमारे साथ में करते रहे और मेरे को बड़ा सुनकर बड़ा अच्छा भी लगा, और वो आज तक वो मैं अपना मतलब दिल में मेरे को अच्छा लगता है कि एक तो वो बच्चे ने स्टैमरिंग छोड़ दी। वो उसके माँ बाप ने आके बोला ये इसकी स्टैमरिंग छूट गई है थिएटर करके, जो 1.5 महीने में, 1.5 महीने 2 महीने सही में बात। इतना कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर। और दूसरा, वो जो बच्चा जो झूठ बोला करता था ना, उसने आके भी हमारे को बताया सर मैं जितनी बातें आपको शुरू में बताता था वो सारी बातें झूठ थी, और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों झूठ बोलता था। मैं हर बात पे झूठ बोलता था। मैं अपने माँ बाप से झूठ बोलता था, मैं अपने टीचर से झूठ बोलता था, मैं खुद से भी झूठ बोलता था, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन मैं वो मेरे को पता नहीं कैसे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे को जो बात है ना वो सच बात बोल देनी चाहिए। क्योंकि आप हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते थे, हम मैं जो भी बोलता था यस। आप उसको पहले एक्सेप्ट कर लेते थे। फिर आप मेरे को आप उसके बारे में उस तरह से सोचते थे, तो मुझे लगता था यार मैंने गलत किया ये झूठ बोल के, ये तो मेरे ब्याह पे इतना सोच रहे हैं कि ये ऐसी कुछ बातें होती सही हैं। बात तो है। हाँ और अब आपकी बात पे जो है पैसों वाली, ये जो हाँ बात पे हाँ। आते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने बोला कि आप चाहते क्या है लाइफ से, वो एक चीज मैटर करती है। देखो पहली बात तो ये है कि ये कोरोना के बाद में इतना ज्यादा बदलाव आ गया जिंदगी के अंदर कि आपको अगले मोमेंट का पता नहीं नहीं है, पता। इतनी इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी हो गई, इतना सब कुछ ये सब हो गया। तो इसलिए आज की तारीख में मैं ये तो कहूंगा कि हर आदमी को फाइनेंशियली सिक्योर होना साउंड चाहिए। होना ये चाहिए। बात हाँ। मैं शायद 2 साल पहले ना कहता उषा जी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि अगर आपके पास में कुछ ठीक ठाक सा भी थोड़ा बहुत भी आपने सिक्योर कर लिया है अमाउंट, तो वो हो सकता है कि आप वो आपका वो रहे, और आप अपना मन मर्जी का काम करते रहे साथ के साथ में जब भी वो मिले। लेकिन कोरोना के दौरान आपको एकदम से ऐसा लगा कि लाखों रुपए लग सकते हैं एक लग बीमारी के अंदर, सकता। और हो सकता है कि आपके पास में मतलब आपकी जान बचे ना बचे, आपके आपके लाख लग तो मतलब जाएंगे। पहले पहले ये सब चीजें ना बहुत रेयर होती थी, और कैंसर या कुछ ऐसी बीमारी में जो कई इस तरह की बीमारी में सोचते थे कि यार प्रॉपर्टी बिक जाएगी, है ना। तो ये सारी बातें मतलब तब सोचा करते थे कि भाई ऐसी अगर असाध्य कोई रोग हो गया तो उसमें बंदा, लेकिन ऐसी लाइफ चेंज जनरल हुई, जैसा ऐसी लग रहा लाइफ था। चेंज। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। इसलिए इसलिए मैं तो सबको ये कहूंगा कि भाई अपनी लाइफ, अपने पैसे की फाइनेंशियली तो थोड़ा सिक्योर आप करके ही चले। और जिस जिस लाइन में भी आप जाना चाह रहे हैं, अब आजकल हर एक लाइन के अंदर ग्रो करने के एवेन्यूज है। हम्म, और जब भी आप जिस भी जगह पे जा रहे हैं, तो उसके अंदर आप प्रोफेशनल एवेन्यूज ढूंढें कि भाई वहां पे किस चीज का है। और ये बात भी है कि हम ये जो मैं बताऊं ना कि एक्टिंग एक ऐसा जॉब है जिसको ना सारे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यस। आप थिएटर में चले जाओ, आप फिल्म में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सबसे ज्यादा जिसको कम पैसे मिलते हैं, जिसके पैसे मार लिए जाते हैं, वो है हम्म। एक्टर्स। अच्छा। क्योंकि टेक्नीशियंस को सबको पैसे मिलेगा। जो ओके। टेक्नीशियन आएगा, जैसे सपोज कर लो आप शूट करने के लिए कैमरामैन आया, कैमरा लगाने के लिए जो सेटअप करने के लिए लड़के आए, लाइट्स करने के लिए आए, एडिटर है, म्यूजिक वाला, वो सब पैसे लेंगे। सिर्फ एक हम्म। फीस अगर किसी को आप नहीं दोगे, दे दे सकते भाई बहुत बजट कम है, आप इतना ले लो, वो उतनी फीस भी कई ऐसा बार वो क्यों करते हैं? इतना इतना इस देखिए आपको याद भी करना है सब कुछ, उसके बावजूद ये हाल है। वो इसलिए क्योंकि एक्टिंग एक ऐसी लाइन है कि इसके अंदर आप उसके ऊपर के जैसे आप जितना ज्यादा स्क्रीन पे आएंगे, उतना ज्यादा लोग आपको पहचानेंगे, उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हम्म। इनिशियली कुछ लोग फ्री में भी आने को तैयार होते हैं, और कम हम्म। पैसे में भी आने को तैयार होते हैं कि मेरे को एक्सपोजर मिले। एक्सपोजर हम्म। मिलेगा, मेरा चेहरा लोगों के सामने आएगा, तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग
शुरू में सब फ्री काम में। फ्री में भी कर देते हैं और कम पैसे में भी कर देते हैं, और उसकी एक्सप्लॉयटेशन फिर आगे यस। खराब लोग हैं बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर, बहुत अच्छे लोग हैं तो बहुत खराब लोग भी हैं, तो वो पूरी तरह से उसको एक्सप्लॉयट करते हैं। तो इसलिए आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से काम करें और कभी फ्री काम मत करें। हाँ। आप चाहे मिनिमम एक अमाउंट अपना फिक्स कर लें, या फिर आपको ऐसे डायरेक्टर के साथ या ऐसी टीम के साथ काम करें जो आपको ग्रो करने में आपकी मदद करे। जी। तो और दूसरी बात यह है कि आजकल थोड़ा ना बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा जल्दी है कि मैं इससे हाँ। छलांग मार के उधर, उससे छलांग मार के उधर, तो उसमें कई बार वो राह खो देते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए, क्योंकि क्या है कि बड़े सारे मीडियम है, बहुत सारे मीडियम है, जैसे थिएटर एक मीडियम है, टीवी एक मीडियम है, सिनेमा एक मीडियम। ठीक है। अब सबकी ग्रामर अलग है, एज एन एक्टर ओके। वो सब बता रहा अच्छा। हूँ। अगर आपको थिएटर सीखने में, सपोज कर लो मेरे को, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को लगे 5 साल, क्योंकि मैं अगर बाई चांस स्लो लर्नर भी था, और आप यंग हो, आपने कोई बहुत ही टैलेंटेड भी हो, आपने 2 साल में सीख लिया, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस भी करोगे तो आपको थोड़ा टाइम उसके अंदर भी हाँ। लगेगा। हाँ। उसके बाद में टीवी पे आए, हम्म। टीवी का जो पर्दा है वो सिनेमा से काफी कम है, और बिल्कुल। उसके अंदर थिएटर वाली बात भी नहीं है जो हम्म। डायरेक्ट इंटरेक्शन वाली, तो उसकी ग्रामर बिल्कुल अलग हुई। उसके बाद में आप सिनेमा पे आए, उसके अंदर आपके थोड़े जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, जो वो सब चीजें हैं, वो थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी हो सकती हैं, और उसके अंदर आपका इंटरनलाइजेशन, कि आप कैरेक्टर को कैसे इंटरनलाइज कर रहे हैं, हम्म। वो चीज आती है। तो वो एक मीडियम बहुत अलग हो गया। तो ये सब मीडियम के अंदर प्रोफिशिएंसी लाने के लिए आपको हर मीडियम के अंदर सीरियसली काम करना पड़ेगा। हम्म। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, और उसके अंदर उसके उसकी तरफ ध्यान से अगर आप करेंगे, फोकस से करेंगे, चाहे बेसिकली सारे जुड़े हुए हैं, एक्टिंग एक्टिंग है, लेकिन उसको ट्रांसलेट जब होती है ना वो अलग अलग मीडियम में, तो हम्म। आप देखो कि बहुत सारे एक्टर्स जो थिएटर के टीवी या फिल्म में आते हैं, तो वो ओवर ड्रामेटिक लगते हैं। यस। तो क्योंकि वो उनका वो चीज जाने में धीरे धीरे जाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये सब बातें हैं जो मतलब हर एक आदमी को सोचनी चाहिए, बच्चों को, और थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए कि हाँ भाई, अगर हमारे को लग रहा है कि जो हम जिनके साथ हैं वो हमारे को सही डायरेक्शन में हमारा हम्म। जो चल रहे हैं, तो हम उसके साथ में थोड़ा जुड़े रहें, और हम उसके साथ ही इस तरह से सीख कर आगे बढ़े, काम करें। तो अरुण जी, अभी अभी आपकी फिल्म भी एक रिलीज हुई है, हाँ, रक्षाबंधन। चली तो हुई। आपको कैसा लगता है ऐसे मैं पिक्चरों में हम्म। काम कर रहा हूँ? कैसा लगता है बताइए। मतलब ड्रीम कम ट्रू है ऐसा कि हाँ। आज से कुछ साल पहले जब हाँ। मैं मेरे पास में मेरे अपना मेडिसिन का ये अपना काम था, हाँ। और मैं फिल्म देखने जाया करता था, और फिल्म देखने जाया करता था, तो जब टाइटल्स नीचे से ऊपर तक जाते थे तो हम्म, सोचता था कभी ऐसा भी होगा मेरा कि नाम है। अरुण कुमार कालरा भी ऐसे अरे लिखा हुआ ऐसे जाएगा कि वाह। ऐसे ऊपर मेरा नाम जा रहा है, ऐसे टाइटल्स, अरे वो गया वो गया वो गया वो गया ऐसे तो मेरे कितना दिमाग अच्छा में, लगता है। हाँ कितना अच्छा वो, मतलब वो ऐसा लगता था। और मतलब आप मतलब मैं इसके लिए सबका, डेस्टिनी का, यस। ऊपर वाले का, सबका धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने भी मेरा कैरियर में मेरा साथ दिया, जी। या जिन लोगों ने भी मेरे को सपोर्ट किया कि मैं कुछ फिल्मों में और कुछ जगह पे आ आपकी तो पाया। बहुत सारी फिल्में आ गई, अब तो काफी अच्छी आपकी फिल्में आ रही हैं, और हाँ, धीरे बहुत धीरे अच्छा। करके। हाँ, तो इस तरह से हुआ। अब ये वाली अभी कल फिल्म रिलीज हुई, तो ये भी एक ड्रीम था कि हाँ। आप ऐसे अक्षय एक्टर के साथ कुमार जी के जिसने, साथ, हाँ अक्षय कुमार जी के साथ आप एक फ्रेम में हैं, कितनी बड़ी बात लगती है। जिसने जिसने कई सौ करोड़ की फिल्म दे दी है। आई नो। हाँ, आई नो। तो मैंने उसमें लिखा भी कि हाँ। एके एंड एके इन सेम यस। फ्रेम। यस। बहुत अच्छा। तो बहुत ही अच्छा लगा अरुण जी, आज आपसे बात करके। बहुत इंस्पायरिंग टॉक रही, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझती हूँ कि ये इंटरव्यू हर टीचर, हर पेरेंट को देखना चाहिए, हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए जो रोकता है बच्चों को, इनर उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता, या थिएटर में, थिएटर अपने आप में ही इतनी चीज़ें सिखाता है, सेल्फ डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, इतने सारी चीज़ें हैं, है ना? तो अगर
वहां नहीं भी जाना तो भी उसके लिए एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और जिस तरह से आपने इतना मार्गदर्शन किया दिया आज, बहुत ही अच्छा लगा। बोलिए। मार्गदर्शन क्या किया, वो तो जैसे हमने धक्के खाए तो हाँ, तो यही एक्सपीरियंसेस होते हैं ना। हाँ। ये हमारी गुफ्तगू में हम यही उन लोगों को यहाँ लाते हैं, उनके जो जी एक्सपीरियंसेस हैं शेयर करते हैं, जी। ताकि जो सुनने वाले हैं उनको कुछ लाभ मिले कि भाई ये बिल्कुल चीज है तो ये वाला डायरेक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है कि अपने आप कान और आंख और बाकी जितने भी आपके सेंसेस हैं उसको आप खुला रखें। और हम्म। और खास तौर पे इस लाइन में, क्रिएटिविटी की लाइन में, हम्म। आप अपने आप को जितना ज्यादा एक्सपोजर देंगे, यस। जितने ज्यादा लोगों की बात को सुनेंगे और समझेंगे कि वो ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है और उसके पीछे का मकसद क्या है, और ये इस आदमी की क्या लाइफ रही होगी कि जो ये इस तरह की बात कह रहा है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि ये सारी बातों को अगर आप अपना अगर मतलब ऑब्जर्वेशन को शार्प करेंगे तो आप हम्म। उतना अच्छा काम कर पाएंगे, उतनी आगे बढ़ पाएंगे। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, वाकई बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो शुक्रिया। मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सो मेनी थिंग्स। और चूंकि मैं भी ये थिएटर से जुड़ी हुई हूँ, बच्चों को इतने साल कराया, आई हैव सीन जी ईच एंड चाइल्ड ग्रोइंग, जी जी। ईच चाइल्ड ग्रोइंग। और कितने बच्चे कहाँ चले गए, फोन आता है, मैम मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, ये वाला देख लीजिए, एंड आई फील सो गुड। और ये कई बच्चे ऐसे होते हैं इनमें जो थोड़े शैतान होते हैं, और हर जी। टीचर बोलते हैं तुम तो खाली नौटंकी हम्म बाज हो। बट नौटंकी बाज इज रिक्वायर्ड, हम्म है हम्म, ना, हम्म, एंटरटेनमेंट के लिए, आपकी भावनात्मक कौशल का विकास करने के लिए इन सब की जरूरत है जी सोसाइटी को। जी। तो आर्ट एंड एस्थेटिक्स जो है बहुत जरूरी है, और अपने बच्चों को उस तरफ दिशा में बढ़ाएं। और अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी आज बातचीत हुई। जी जी, थैंक थैंक यू। यू सो मच। और इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी, आपको भी थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।